हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें से हमने पार्ट 1 दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ मेजर पार्ट देख लिए थे। जैसे उसमें से एक मेन था इंट्रोडक्शन की स्टडी ऑफ मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज माइक्रो एंड मैक्रोस, एंड उसका टर्म कहां से डिवाइड किया गया था। रेगनर फ्रिस्क ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933 में ये उन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो का ये टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, 1933 मतलब 90s, अभी 20s चालू हो गया। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था कि अगला चांस किसका है, आपका है। और वर्ड माइक्रो जो डेराइव हुआ है मिक्रो से, एंड मैक्रो जो डिराइव हुआ है वो क्या ग्रीक वर्ड है दोनों, और क्या है मैक्रोस। इसके हमने मीनिंग में पढ़ा था। संभाल रहा हूं अपने आप को, एक बार हो गया, दो बार हो गया, एक सेकंड वेट कर। सो मीनिंग हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, फिर से अपन को याद रखना है इंडिविजुअल फर्म एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल प्राइस, सो इंडिविजुअल इनकम। सो हर चीज क्या है, इंडिविजुअल लगा के भी आपने लिखा तो भी आपका क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। हिस्टोरिकल रिव्यू में क्लासिकल फाउंडर थे एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताया गया था। न्यू इकोनॉमिक प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अपनी बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में अपना पूरा ज्ञान दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और एक मार्जिनिज्म प्रिंसिपल यूज हुआ था मार्शल का, बिकेम द इंपॉर्टेंट टर्म बन चुका है मार्जिनिज्म, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में भी आ रहा है और आगे आने वाले चैप्टरों में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बोलो साथ में, तुम लोग को अलग से इनविटेशन दूं क्या, क्यों नहीं बोला, मैं भी देख रहा हूं। क्या है तीन है फैक्टर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये तो बीच में वो ढूंढ रहा है बेचारा, पता ही नहीं उसको कहां लिखा है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे है, फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के फोर्स से बनता है क्या, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इसके अंदर एक क्या आ जाएगा, डिमांड एनालिसिस और एक सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में क्या आएगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, और सप्लाई एनालिसिस में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के बाद, प्रोडक्ट प्राइसिंग के बाद फैक्टर प्राइसिंग में कौन कौन से आ जाएंगे फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिल जाएगा रेंट, लेबर को क्या मिल जाएगा वेजेस, और कैपिटल को मिल जाएगा इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा क्या, प्रॉफिट। यही चीज लिखा है। फिर पीसीओ के बारे में बात आ रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर कैसा होगा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ। तो प्रोडक्ट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या बोल रहा है, पॉसिबल अमाउंट, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है मीनिंग। ये वर्ड आपने सुना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, जितना रिसोर्स है उसका अपन ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज कर सके, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये टर्म भी इकोनॉमिक्स में बहुत जगह फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज। तो फिर से अल्टीमेटली क्या है, कंजम्पशन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का भी एग्जांपल दिया था। डिस्ट्रीब्यूट रोड वगैरह नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो क्या होगा, एक जगह टमाटो एकदम हायर प्राइस में, एक जगह बहुत लोअर प्राइस में है। सो वो कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होना चाहिए, for consumption in such a way to maximize the total satisfaction of the society। तो ओवरऑल यहां पास हेडिंग में ही इकोनॉमिक वेलफेयर जब बोलते हैं तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब भी मैंने प्रीवियस सेशन में शायद तक बोला नहीं। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब उसकी मीनिंग ही, जब आप वर्ड, ये टर्म ही है इकोनॉमिक वेलफेयर, जब गूगल में भी सर्च करोगे तो समझ में आएगा, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए। ओके, और इकोनॉमिक मतलब और वेलफेयर तो उससे भी कोरिलेट हो रहा है, तो वेलबींग ऑफ द सोसाइटी मतलब सोसाइटी के अच्छे के लिए ही सब चल रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आप यहां बस इसके अंदर का कंटेंट बोलोगे, बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। पहले हमको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करवाने हैं जो मोस्ट डिजायर्ड है,
तब जाके क्या होगी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो पहले अपन को रॉकेट वगैरह ये सब नहीं मैन्युफैक्चर करना, पहले क्या रोटी कपड़ा मकान के रिगार्डिंग अपन को देखना होगा। फीचर्स में हमने देखा था लैम्प्स द होल स्क्वायर। लैम्प्स द होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? लिमिटेड स्कोप बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। फिर आएगा आपका 2M। फर्स्ट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। 2P क्या है? प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। 2S क्या रहेगा? स्लाइसिंग मेथड एंड स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ क्या था? इंडिविजुअल यूनिट। एक बार देख के सब लोग बढ़िया से बोलो। लैम्प्स द होल स्क्वायर फीचर्स किसके चाहिए हमको? लैम्प्स के। L लिमिटेड स्कोप। A क्या है आपका? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। 2M क्या है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 2P क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड प्राइस थ्योरी। एंड नेक्स्ट 2S क्या है आपके? सिंग मेथड एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ओके, अब यहां से बोलेंगे लैम्प्स द होल स्क्वायर, एक्चुअली ये स्क्वायर है। सो लिमिटेड स्कोप बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड प्राइस थ्योरी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस। किसका इंपॉर्टेंस है? मुफ्त बीवी, मतलब प्राइस ऑफ मुफ्त बीवी। सो अरे बना वैसे मेमोरी टेक्निक, मैं क्या करूं उसमें? इंपॉर्टेंस, प्राइस ऑफ मुफ्त बीवी का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, उसी तरह याद रखें। फीचर्स किसके हैं? लैम्प्स के फीचर हैं। और पहले वो मुफ्ती था तो बोर्ड ने उसके अब हेडिंग्स वगैरह चेंज किए। तो पहले होता था मुफ्ती ब्रांड का इंपॉर्टेंस, मुफ्ती पता है ना? हाँ। एंड उसके बाद अब आ गया है प्राइस ऑफ मुफ्त बीवी। तो प्राइस से क्या स्टैंड कर रहा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताऊंगा, आगे आएगा, ये हेडिंग है, अच्छा वो याद दिलाए। प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल, ये M स्टैंड्स फॉर मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट U स्टैंड फॉर यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, F स्टैंड फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, T स्टैंड्स फॉर फॉरेन ट्रेड के बारे में है, तो फॉरेन ट्रेड। एंड लास्ट के दो BB जो है आपके बिजनेस डिसीजन एंड बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स से एक तो हेडिंग आप क्लियर हो रही है, मतलब बेसिस ऑफ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ये मतलब क्या है? बेस है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आओ इसको डिटेल में देखते हैं। इंपॉर्टेंस सबसे पहले है प्राइस डिटर्मिनेशन। ये कैसे प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ये आपको पहले से पता है। स्टिल Microeconomics explain how the prices of different product and various factors of productions are determined. So ये प्राइस के अंदर फिर से उसने दो चीजों का डिस्कशन किया है। कौन कौन सा? एक है प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में और दूसरा फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, राइट? कैसे? ये फैक्टर के बारे में बोला गया है और ये प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट के बारे में बोला गया है। तो प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी और फैक्टर की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? समझ में आ रहा है? जो माइक्रो, अब हमने ऑलरेडी स्टडी किया, जब फिर से मैं आता हूं, ये देखो, ये जूम करके दिखा रहा हूं। ये माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मतलब पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके अंदर कवर्ड है? जो सामने लिखा है। सामने क्या क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर या थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो उसी के आसपास ही सब घूमने वाला है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन, तो प्राइस यहाँ दो टाइप के प्राइस इस चैप्टर के अंदर, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। वन इज फैक्टर प्राइसिंग एंड सेकंड इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी से क्या समझ में आ रहा है आपको? बराबर बोल रहे हो? यहाँ बहुत सारी चीजें यहाँ पास कवर होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब ये होता क्या है? Economy where economic decision regarding production of goods, what to produce, how much to produce, how to produce, ये सब का क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब कोई भी कैसा भी अपने तरीके से वो प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में, कितने
किस तरीके से, किस क्वांटिटी में, सब कुछ वो अपना डिसाइड कर सकता है। मेन यहाँ पास जो आता है, नो इंटरवेंशन ऑफ बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। अब आप ये मत बोलना कल से मैं चरस, गांजा, कोकीन, ड्रग्स ये सब बनाता हूं और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जो कि वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के लिए जो प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ओके, उसमें क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। अंडा जाके आप बनाओ, अंडे पैदा कर, मतलब आई मीन मुर्गी पालो, फार्मिंग करो, तो उसमें क्या है। अब आप बोलोगे वो फसाई करके आपका रहता है, वो किस लिए रहता है, ये फूड्स वगैरह ग्रेड के लिए कि आप हेल्दी फूड्स पब्लिक को प्रोवाइड करो। तो फसाई का जो रूल्स एंड रेगुलेशन और डिपार्टमेंट बनाया गया, वो भी क्या बनाया गया, फूड ग्रेड को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। गॉट माय पॉइंट। तो वो भी किस पर्पस के लिए, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के लिए। ओके, सो मेन यहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये थोड़ा सा आपने ये फ्री मार्केट जो सुना ना वर्ड, आपने मेरे से सिर्फ चैप्टर 5 भी पढ़ लेते ना, तो ये जो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता ना फ्री मार्केट, तो ये मार्केट वहां पर सारे कवर हो जाते हैं। ध्यान आ रहा है, वहां पर मैंने बताया वहां पर क्या है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, तो ये सब कहां कवर हो रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 5 में। वहां पास मार्केट के बारे में बताया, फ्री एंट्री एग्जिट, किसमें एंट्री रिस्ट्रिक्शंस हैं। गॉट माय पॉइंट। तो वहां पास ये फ्री और मार्केट के बारे में पूरे डिटेल में दिया गया है। तो वहां पास भी बोल रहा है फ्री एंट्री एग्जिट कहां पास होती है, जहां पास गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। गॉट माय पॉइंट। फिर आता है आपका फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड, लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, determination of currency exchange rate of any other two countries and gain from the international trade to a particular country। अब ये फॉरेन ट्रेड माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्प करता है। देखो, जो गुड्स हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली का जो एक्टिविटी है, जो वीट है, अब वीट के बारे में सबने सुना है, न्यूज में बहुत था, वीट दो, वीट दो, वीट दो। हाँ, तो हर कंट्री क्या मांग रही थी, वीट मांग रही थी, गेहूं जिसको आप बोलते हो, राइट। अब ये ग्रेन पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज में, तो एक कंट्री को बेचा, सेंड किया था गवर्नमेंट ने, या कि गवर्नमेंट के पास वीट का ना, जितना आपके अपने घर में सबका हाउस होल्ड का मिला लो ना, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास रिजर्व होता है। तो उसने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था, एक कंट्री को जरूरत थी, तो उसने बोला क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया उसने, वहीं से बोला नहीं चाहिए तुमको, ज्यादा मस्ती चढ़ी लो, पूरा देश हमसे क्या मांग रहा है, वीट मांग रहा है, और एक को भेज रहे हैं तो उसको मस्ती चढ़ी, दूसरे कंट्री को भेज दिए। What is this all about? तो यहां पर जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब उन्होंने स्टडी किया, तो क्या वो बहुत स्पीड से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, पहले देख रहे हैं कि कंट्री का ओवरऑल वेल बीइंग होना चाहिए, पहले कंट्री को सेटिस्फाइड करना होगा, कंट्री में शॉर्टेज नहीं पड़नी चाहिए, पहले कंट्री का देखेंगे, और उसके बाद कुछ बच रहा है तो हम कहां देते हैं, फॉरेन में। तो ये फॉरेन ट्रेड यहां पास से इजिली डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आता है, जैसे मैं स्टील के बारे में एग्जांपल दूं कि चाइना से जो स्टील आती थी वो इतने चीप रेट में आती थी कि जो इंडिया की स्टील कंपनीज थी, जिंदल हो गई, टाटा स्टील हो गई, इनका बहुत मेजर लॉस हो रहा था। तो वो अपने एम्प्लॉइज को निकालना चालू कर दिया। और देखो, आपको वहां से स्टील आ रही, हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट हम पूरा गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स को बता चुके हैं कि हमको इससे कम में पड़ता ही नहीं है यहाँ की स्टील, राइट। तो हम काम का क्या करेंगे, हम बंद कर देते हैं कंपनी, बंद करेंगे तो क्या होगा, ये एम्प्लॉइज जाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइना की जो चाइना डंप कर रहा था स्टील, तो उसके ऊपर उसने टैरिफ्स मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह इंक्रीज कर दिए। तो प्राइस क्या हो गया, उनके भी इंक्रीज हो गए, इनकी भी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब बताओ, दो प्रोडक्ट है, एक इंडियन प्रोडक्ट है, एक चाइना प्रोडक्ट है, आप क्या लेना पसंद करोगे, इंडियन प्रोडक्ट। दोनों की प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इंडियन प्रोडक्ट प्रेफर करोगे। ओके, आप चाइना प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट क्यों होते थे, बिकॉज प्राइस कम थी। ओके, सो ये सब चीजें इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, आप रिलेट कर पा रहे हो। और वीट वगैरह किसी के पास पर्सनल रहेगा तो भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत तो परमिशन एक्सपोर्ट के टाइम लगता है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब किसको भेजना है, भेजो। गॉट माय पॉइंट। गवर्नमेंट तो वैसे नहीं भेज रही है, वो देख के भेज रही है, और एक्सपोर्ट ऐसा उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि कुछ ऐसे गुड्स जो कंट्री के अंदर है वो होने चाहिए, कोई ऐसा ना देखे कि बाहर वाली कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है तो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना बाहर। तो वो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट,
एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन या एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर देती है। ओके, तो टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ अ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, तो फॉरेन ट्रेड का यहाँ पास ये सब रिलेशन है। मेरे को भी कुछ चीजें इंपोर्ट करनी थी, मालूम है 80 रुपीज के आसपास पहुंच गया, मैं रुक गया हूँ कुछ दिन, मैं सोच रहा हूँ शायद तक कुछ रेट कम हो, तो रेट डे बाय डे करेंसी के रेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, 79.60 समथिंग चल रहा है। सो गेन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब ये मॉडल बिल्डिंग भी अच्छा रोल करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ economic models. It has made valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis. Economic model are built using various economic variable. अब ये economic variable क्या बोला जा रहा है? Contribution developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis में जैसे जैसे धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, improvement कर रहे हैं, तो उनको analysis करने में help हो रही है, जिससे वो क्या करते हैं, मॉडल बिल्डिंग, जो पूरा इकोनॉमिक का मॉडल है उसको डिसाइड करने में उनको क्या आता है, हेल्प होता है ओवरऑल। नहीं तो क्या करेंगे, कुछ भी स्ट्रक्चर, कभी किसी यदि एनालिसिस ही ना हो प्रॉपर, या कि एक्सेल शीट से प्रॉपर एनालिसिस या चीजों को अपन प्रॉपर से मेजर या काउंट ना कर पाए, तो अपन अच्छा बीट कितना कंट्री में क्या पता है गवर्नमेंट, हाँ पता है, अरे एग्जैक्ट आप बोलोगे कि दाना नहीं है कि किलो नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज तो पता है, तब जाके तो आज वो क्या कर पा रही है, एक्सपोर्ट कर पा रही है, या कि रेस्ट्रिक्शंस या कि कुछ डिसीजन ले पा रही है। ओके, नेक्स्ट इसको रीड करो, बिजनेस डिसीजन। हाँ, अल्टीमेटली पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स उसी के अंदर आपसे घूमा हुआ है। ये जितना आप एनालिसिस कर पा रहे हो अभी, कि वो आगे पीछे वहीं पास घूमा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस एंड दैट, सो प्राइस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, ये सब आप इसलिए कोरिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आपने कुछ ना कुछ यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा हुआ है। ओके, तो वो चीजें, हर चीज का अंदर का कंटेंट आप एक दो बार भी इसको रीड करोगे ना बुक से, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट व्हाट, हेडिंग, और वो भी कहां हम कर रहे हैं, हेडिंग भी क्लास के अंदर ही। ओके, अंदर का कंटेंट देखो, 10 पॉइंट है, 10 में से 8 पॉइंट आप रेलेवेंट कंटेंट लिख रहे हो ना, तो भी सेटिस्फाइड है एग्जामिनर भी और मैं भी। 2 पॉइंट देखो कितना भी है, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं उसके ऊपर लिखने के। ओके, वो डिफरेंट रहते हैं। सो यहां पास भी बिजनेस डिसीजन किस टाइप से होगा, बिजनेसमैन को होता है क्रूशियल बिजनेस डिसीजन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, प्राइस ऑफ गुड्स कितना करना चाहिए, कितना आउटपुट एंड प्रॉफिट रखना चाहिए, तो ये सब चीजों में हेल्प होगी। यूजफुल टू द गवर्नमेंट, डेफिनेटली फ्रेमिंग इकोनॉमिक, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने में, यही सब चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, सो टैक्सेशन पॉलिसी होगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब रोड, रेलवे, जो ट्रांसपोर्ट, स्कूल, बसेस जो गवर्नमेंट की चलती है, ये सब की भी फैसिलिटीज में हेल्प होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस पॉलिसी, पहले मेट्रो ट्रेन नहीं थी, उनको रिक्वायरमेंट लगा कि यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, अब किस किस रूट में उन्होंने चलाया, जहां जहां बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, जहां जहां ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी, या कि फ्यूचर का एक्सपांशन देखते हुए उस रूट में चलाया, और जहां नहीं था तो वहां फ्लाईओवर कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ये सब कैसे पता चल रहा है उनको, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने के बाद। क्यों कंट्री का बोले, दिल्ली में बैठ के बोले देखो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पूरे देश भर में अभी क्या करो, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, तो एक काम करो, सब जगह पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाओ। क्या सब जगह पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, नहीं है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देखो दिल्ली में कर रहे हैं, मेट्रो बनाया है, पूरे देश भर में मेट्रो बना दो, कर रहे हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने माइक्रो स्टडी किया, वो दिल्ली का स्टडी किया, फिर उसके बाद पुणे का स्टडी करेंगे, फिर वो अदर सिटी का स्टडी करेंगे, हर एरिया का फिर उसके बाद उन्होंने स्टडी किया। अरे यार यहाँ बस पॉपुलेशन ज्यादा है, वी एग्री, बट किस एरिया में ज्यादा है, किस एरिया से लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, वो पूरा एनालिसिस किया जाता है। गॉट माय पॉइंट। अब आपको हर सिग्नल का टाइमर भी अलग होता है, किसी में 60 सेकंड होता है, तो लेवल ऑफ माइक्रो स्टडी समझ रहे हो क्या। ओके, तो हर चीज का, कभी कभी आप देखते हो ट्रैफिक पुलिस एक सिग्नल में बहुत टाइम तक रहती है, उस दिन वहां ट्रैफिक लाइट बंद रहती है, मालूम है क्या करा जाता है, हाथ में वो डिवाइस लगे रखे रहते हैं, कितने मिनट में किधर से कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, किसको रोकना पड़ रहा है, किसको छोड़ना पड़ रहा है,
सो वो सब एनालिसिस करने के बाद वो टाइमर डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है एक काम करो, इस एरिया का 1 मिनट रख दो, इस एरिया का 2 मिनट रख दो, इधर का 30 सेकंड रख दो, ऐसा नहीं होता है, वो पूरा एनालिसिस होता है। ओके, सो एनालिसिस का मैं लेवल बता रहा हूं, लेकिन जो माइक्रो लेवल में जो गवर्नमेंट वगैरह सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए यूजफुल के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, तो यहाँ पास मेजर ये सब चीजें हैं। रूरल एरिया में तो मेट्रो नहीं लाया जा रहा, वहां तो फ्लाईओवर नहीं बनाई जा रही, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रोड से काम चल रहा है। ओके, these policies help the government to attain the goals and efficient allocation of, देखो optimum utilization of resources या efficient allocation of resources। अब resources बोले यहां पास तो क्या है बताओ? पैसा। बहुत बार होता है वर्ड ये आया है, मैंने चैप्टर 2 में भी बोला था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप यूटिलिटी टॉपिक था ना, तो अपन बात करते थे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब आपके पास पैसा है तो पहले जाके क्या पिज्जा खा लेते हो? नहीं, अपन देखते हैं अपने पॉकेट मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते बराबर से कि ये हमको ट्रांसपोर्ट में लगेगा, ये कोल्ड कॉफी में लगेगा। ओके, कोल्ड कॉफी मेरे को पसंद इतनी भी नहीं है जितने बार मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों में जनरली स्टूडेंट्स वही जाके पीते हैं नीचे, तो मैं वही बोल रहा हूं। ओके, एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द अल्टीमेटली सोसाइटी। तो ये सब टर्म है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के रख लेने का, ये हर जगह। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे आके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हर जगह यूज होने वाला है वर्ड। एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन, मतलब इसको बोलेंगे एलोकेशन, मतलब वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? ये हमने पढ़ा है अभी। इट इज ऑल्सो स्टडीड हाउ टैक्सेस अफेक्ट्स द सोशल वेलफेयर। सो इकोनॉमिक वेलफेयर, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो तब जाके ये क्या होता है? बेस बनता है किस चीज के लिए? इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस या चीजों को डिसाइड करने में। ओके, एक बार फिर से आप इसी तरह जैसे ये है ना माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी किसी ने ठीक से समझ लिया तो इसके अंदर का इंपॉर्टेंस और फीचर्स के अंदर का कंटेंट आप कैसे भी लिख लोगे। गॉट माय पॉइंट? चलो एक बार मुफ्त, प्राइस ऑफ मुफ्त बीवी क्या है? देखो प्राइस क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन है। इसके अंदर क्या आ रहा है? ध्यान आ रहा है? फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर का कंटेंट आ रहा है। फिर आ रहा है आपका प्राइस ऑफ मुफ्त, मॉडल बिल्डिंग है यू, किसका? यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट एफ स्टैंड्स फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड इज अ फॉरेन ट्रेड, बीबी क्या है आपका? बिजनेस डिसीजन एंड बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखिए आप कोई भी टॉपिक या कोई भी आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको कुछ याद नहीं रहता है, जब आप उसको कब 5 to 10 टाइम्स बोल देते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर वो आ जाता है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। चलो एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या क्या बोल रहे हो बताओ। सबसे पहले प्राइस ऑफ, अच्छा एक और, लैम्प द होल स्क्वायर, फिर से बोल दो एक बार। फीचर है ये एल, लिमिटेड स्कोप, ए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, एम मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, टी प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, एस स्लाइसिंग मेथड एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। कुछ लोग को नहीं याद आ रहा है, फिर से एक बार। एल एक आराम से, एल लिमिटेड स्कोप, ए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, एम मार्केट मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ठीक है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर, तो एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। P stands for price theory, second P partial equilibrium, S slicing method बोल रहे हैं सब लोग, slicing method, second S क्या है? study of individual unit। एक बार फिर, हाँ हाँ नहीं हाँ, अच्छा आंख में गया तो बोल तो नहीं रहे थे, मुझे लगा हाँ बहुत बहुत सही बोल रहे हो सर। बोलो एक बार, L stands for limited scope। चलो L stands for limited scope, A based on certain assumptions, M
मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सेकंड क्या, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एम मार्केट स्ट्रक्चर है। पी प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, एस स्लाइसिंग मेथड एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, अभी द सेम वे एक बार जल्दी से सब लोग बोलेंगे, सब देख के बोलो सब। ये क्या है, प्राइस ऑफ मुफ्त बीबी, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन, एम मॉडल बिल्डिंग, यू यूजफुल टू गवर्नमेंट, एफ फॉरेन फ्री मार्केट स्ट्रक्चर एंड फॉरेन ट्रेड है, टी स्टैंड फॉर ट्रेड, दैट इज फॉरेन ट्रेड। बी क्या है, बिजनेस डिसीजन, एंड बी बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक वेलफेयर, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। एक बात ठीक से फिर से देख के, P प्राइस डिटर्मिनेशन, M मॉडल बिल्डिंग, U यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, F फ्री मार्केट इकोनॉमी, T ट्रेड है फॉरेन ट्रेड, B बिजनेस डिसीजन एंड बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अभी फिर से ये देखो जूम करके, प्राइस डिटर्मिनेशन, M मॉडल बिल्डिंग, U यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, F फ्री मार्केट इकोनॉमी, T फॉरेन ट्रेड, B बिजनेस डिसीजन, B बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, वंस अगेन, P प्राइस डिटर्मिनेशन, M इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, U यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, F फ्री मार्केट, T फॉरेन ट्रेड, B देखो बी बोलो तुम, बी दूसरा बी क्या है, देख के बोलो। हाँ तुम बोलो, बेसिस ऑफ, देख के बोलो। चलेगा, हाँ अब बोलो तुम। उसमें भी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो गवर्नमेंट देती है एक चीज के लिए, कि वीट के लिए देती है या कुछ चीजों के लिए देती है, वो वीट के लिए कौन देता है? तुम जाके फ्लोर खरीदने जाओ, फ्लोर मतलब आटा, या कि मार्केट से गेहूं, वो 200 में बेचे या 2000 में बेचे, तुम्हारा डिसीजन है खरीदने। वो देती है फार्मर्स को ऑप्शन कि आपको इतना कम से कम प्राइस मिलेगा, देन अगेन वो फार्मर से खरीदी, तुमसे वो वीट नहीं खरीद रही है गवर्नमेंट। गॉट माय पॉइंट? मिनिमम प्राइस दे रही है ताकि किसी फार्मर को लॉस नहीं हो, इसके ऊपर आप कितने में भी ट्रेड करो, किसी से कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है। समझ में आ रहा है क्या? वो पॉलिसी किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है, तो तुम्हारे लिए नहीं है कि मार्केट में शुगर 35 रुपीज के जी, अरे जिसका मन करता है वो रिफाइंड शुगर है, ये शुगर फ्री शुगर है, अब वो बॉक्स में बेच रहा है 500 रुपीज में, तब गवर्नमेंट बोलेगी अरे भाई ये 50 ग्राम है, शुगर है, 500 रुपीज में बेच रहे, वो नहीं बोलती। वो क्या बोल रही है? तुम्हारा प्राइस ज्यादा रहेगा तो पब्लिक नहीं खरीदेगी, एज सिंपल। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, तो जो वर्ड है आप सोच रहे हो, तो वो वहां पास आप हर जगह एकदम डेप्थ में एनालिसिस करोगे, एक्चुअल में फ्री मार्केट इकोनॉमी है। अब अंडे, एक में प्रोटीन युक्त अंडे रहते हैं जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, इसमें हमने इसको ये खिला के बड़ा किया था और अंडे आए हैं, हाँ मार्केट में चल रहा है ये टाइम पास। और एक होते हैं रेगुलर अंडे, अंडी बोलते हो आप लोग जो, ओके, फिर ब्राउन रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद रेड निकालोगे, फिर ब्लू निकालोगे, बट व्हाट इज ऑल अबाउट? हाँ वो देसी अंडे, विदेशी अंडे, फिर चल रहा है, फिर ऑस्ट्रिच के अंडे भी मिलेंगे कल से, तो व्हाट इज ऑल अबाउट? हाँ बहुत बड़े अंडे रहते हैं, एक साथ सबका पेट भर जाएगा। सो वो बोल रहे हैं कि आप बेचो मार्केट में, पब्लिक खरीद रही है या अंडे आपको मारेगी, दो में से एक करेगी, तो आप झेलो। इसको बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्राइस डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट के फ्लो से, डिमांड एंड सप्लाई के प्रेशर से, ओके। और फिर उसके बाद कुछ लोग रेलवे में आ जाते हैं, आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है चैप्टर नंबर 5, नहीं तो उसमें समझ में आएगा जब वो रेलवे रहता है। रेलवे में क्या रहता है मेन,
कि वो अपने पास कंट्रोल क्यों रखा गया है, यदि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो बिल्कुल वही हो जाएगा। पहले गवर्नमेंट सेक्टर था, एरोप्लेन में देखो अभी क्या होता है, अब उन्होंने भी तब भी रखा हुआ है, सिस्टम रखने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप 4 बार सर्च कर लो गूगल में कि पुणे टू इंदौर या पुणे टू दिल्ली की फ्लाइट का रेट क्या है, पता चला दिखाता रहता है 4000 5000, और सडनली फिर आप 4th डे 4 बार चेक कर लिया, शायद कम हो जाए 8000। ये बात आपको पता है? तो आपको गूगल सर्च करना भी पाप कर दिया गया है। आप ऐप के थ्रू भी सर्च करते हो ना, तो भी डेटा किसके पास जाता है, वो फ्लाइट मैनेज जो कर रहे हैं, जैसे कोई भी हो। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्राइस में वो फ्लक्चुएशन करते हैं। ये कौन सब है, ये जितने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब क्या है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर है ये सब। अरे एयर इंडिया टाटा के पास आ गई, फिर उसके बाद कौन है आपका, अरे इंडिगो है, फिर स्पाइस जेट है। सब अपना अपना क्या कर रहे हैं, अपना अपना रेट लगा रहे हैं, और जब चाहे अपना फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सीट भरी, अब मैं गया था, सीट बगल वाली खाली थी, 8000 रुपये। अरे भाई ये तो ऐसा दिख गया है कि ये इंसान मजबूर है, अब इसको दो। अरे भर्ती है तो भी तो आखिरी में लिमिटेड सीट है, इसलिए अब लास्ट सीट है, अब 10,000 रुपए की है, बताओ किसको लेना है, तो कोई ना कोई एक रेडी हो जाता है। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो फ्लक्चुएशन होता है प्राइवेट में। तो रेलवे भी क्या है, फॉर द वेलबींग, मेजर पब्लिक उसको यूज करती है फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। क्या कर रहे हैं उसको, कि गवर्नमेंट के पास है ताकि उसका फेयर गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है, खुद के फंड्स लगा सकती है, ताकि रेट क्या रहे, कंट्रोल्ड रहे। ओके, तो ये सब चीजें अल्टीमेटली किसके लिए की जा रही है, तो इसमें भी क्या किया गया है, माइक्रो एनालिसिस किया गया है। ओके, अब बस फेयर में क्या है, कोई कंट्रोल खास ज्यादा नहीं है, कोई जो ज्यादा लगाएगा, अब बोलते हैं मेरी वोल्वो बस है, मेरी लग्जरी बस है, एसी बस है, डबल एसी बस है, डबल डेकर बस है, तो अब जो भी करना है आप कर रहे हो। सो पब्लिक का डिमांड है, आप ज्यादा में देखो, एक नया मार्केट में कोई एंटर करेगा, वो बोलेगा तुम 400 में देख रहे हो, 100 रुपए 100 रुपए लेके चला जाएगा आपका कस्टमर। ओके, ट्रेन में नहीं हो सकता, ट्रेन में एरोप्लेन के टाइप का होने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना नॉर्मल कंज्यूमर को। आप जो हो अब, लेकिन वो भी प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रहे हैं, उसमें भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं तो बिल्कुल फिर एरोप्लेन के टाइप का हो जाएगा मजबूरी में। अल्टीमेटली हार्ड एंड मनी कहीं ना कहीं देखो, अब है फैसिलिटी तो लोग इन पैसे परचेस करते हैं वो मजबूरी में। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट एटलीस्ट अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपन उसके डेफिनेशन और मीनिंग में आ जाते हैं। सो मैक्रो, यहां पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। सो फिर से मैंने आपको पहले भी बोला, ये इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, कुछ भी स्थान हो, बांग्लादेश हो, कुछ कोई भी देश हो, इकोनॉमिक्स विल रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि यहां अलग है वहां कुछ अलग चल रहा है। यहां कहीं पास भी इंडिया लिखा हुआ मिला क्या आपको? अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी आप पढ़ रहे हो, फिर से इंटायर इकोनॉमी बोल दिया तो क्या, पाकिस्तान में भी पढ़ रहा है तो वो वहां की इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, वहां की पाकिस्तान इकोनॉमी हो गई, यहाँ की क्या हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई, नेपाल की इकोनॉमी हो गई। सो दिस वे सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली हम ऊपर ही पढ़ के आए, विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमी, वो पूरे इकोनॉमी को एनालाइज करती है एक साथ। आपको मैं चाहता हूं ये टॉपिक को ये किसके बारे में बात करेगा, अल्टीमेटली चैप्टर 1 में ही बता दिया था किसके बारे में बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओके, इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला है। टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल आउटपुट, ये देखो। सो इट डील्स विद, किसके साथ डील करता है ये, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम नहीं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, प्रोडक्ट प्राइसिंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन। दस मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जो माइक्रो था उसी का क्या है, एग्रीगेट, टोटल में सब चीज का स्टडी किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अलग अलग ज्ञानी थे, उन्होंने अलग अलग ज्ञान दे के गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अच्छी छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको काल को याद रखिएगा। अब आता है स्कोप ऑफ मैक्रो। अच्छा, इसकी हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री भी देखेंगे, लेकिन यहां पास आ रहा है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से यहां से मत पढ़ो, नहीं तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा आपको। स्कोप ऑफ मैक्रो, देखो ये मैंने हिस्टोरिकल रिव्यू दिया हुआ है, यहां से देखिए। ये पहले भी existed past before the evolution of microeconomics and macroeconomics। मैंने पहले भी बोला था, ये सारे कंसेप्ट पहले से थे, बस कौन आ गया, रैगनर फ्रिश्ची 1933 में आए और इनका क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट कर दिया, और उनका नाम इतिहास में जाने जाने लगा। सो आपका भी 2033 में आपके पास चांसेस है 30 टू 35 के बीच में कोई ना कोई अपना ज्ञान देने वाला है। मैं अभी से बता रहा हूं, वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। सो 16th एंड 17th सेंचुरी में इंग्लिश मर्चेंट थे, एडवोकेटेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मैक्रो अप्रोच। वो बता रहे हैं पहले भी ये सब चीजें चलती थी। ट्राइड एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ के बारे में, एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक इन अ ग्रेट डिप्रेशन 1930 में इस पे भी क्या हुआ, एनालिसिस हुआ था पूरे वर्ल्ड का। आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन लॉर्ड जॉन थे कीन्स पब्लिश अपनी फेमस बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1933 में। उन्होंने अप्रोच एनालिसिस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, और इसके अंदर कौन कौन ज्ञानवान थे उनके बारे में लिखा हुआ है। ये भी इकोनॉमिक्स उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार पूछ लेता है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मेन है यहाँ पास कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर क्या होता है। चलो फिर से, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कवर होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कवर होता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये 3 चीज कवर होती है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला क्या आ गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया है। सेकंड क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मतलब जितना भी आपके इंट्रोडक्शन में लिखा था सब यहाँ पर अभी, और उसी को इंट्रोडक्शन में, 2 में से कुछ भी याद करो, पूरा इंट्रोडक्शन बन जाएगा, इसको याद कर लो। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन बाय लाइन। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक इसका चैनल होता है, एक एक विक्यस सर्कल आपने सुना होगा, एक के पीछे एक चीज वो अटैच रहती है। तो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, इसके अंदर 3 चीजें रहती हैं। अब ये 3 चीजें आप पढ़ने वाले हो, मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आप इसको बताना चाहूंगा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ने वाले हो, जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, और यहां बात से मैं कुछ बताऊंगा, समझ में आने वाला है, डोंट वरी, वो वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब कैसे कवर होने वाला है। कहां गया, दिख रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के ऊपर पूरा चैप्टर है, वहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये नेशनल इनकम है, तो वो बोल रहा है जो बिजनेस साइकिल और चीजों के बारे में बात कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, हाउस होल्ड के पास क्या रहेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सबसे फर्स्ट है। ये किसको देंगे, बिजनेस सेक्टर को देंगे। बिजनेस सेक्टर क्या देगा इनको, प्रॉफिट देगा, इंटरप्राइज को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये सब किसको मिल जाएगा, फिर से हाउस होल्ड को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये सब चीजें दी थी बिजनेस को। तो बिजनेस किस क्या देगा इन सबको, लैंड के ऊपर रेंट दे देगा। अरे देखो, किसी की प्रॉपर्टी रहेगी, आप वहां बिजनेस कर रहे होगे, तो आपने लैंड या प्रॉपर्टी ली है, तो उसके ऊपर आप क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो। तो बिजनेसमैन क्या देगा आपको, रेंट देगा। अब पैसे किसके पास आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर अब क्या बोलेगा, चलो पैसे आए, चलो उड़ा के आते हैं, तो क्या लगेगा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर की चीजें लेगा। अब ये जा रहा है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने जा रहा है, किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में। गॉट माय पॉइंट।
अभी बहुत सी सर्विसेज भी लेता है, जाके स्पा में सर्विसेज लेगा, हेयर कट अच्छे से करवाएगा, ब्यूटिफिकेशन करवाएंगे अपने, समझ में आ रहा है। तो कंजम्पशन, तो गुड्स भी खरीदता है, गुड्स का भी एग्जांपल दिया, तो ये सब कहां जाएगा फिर से, ये सब कौन देता है, बिजनेस देता है, तो ये जाएंगे बिजनेस के पास से क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो बिजनेस फिर बिजनेस सेक्टर में क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विस, ये इसके पास फिर से क्या आने वाला है, पैसों का सर्कुलर फ्लो होगा। हाउस होल्ड से क्या होगा, बिजनेस सेक्टर के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और बिजनेस सेक्टर इनको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। फिर से अल्टीमेटली समझ में आ रहा है ये वीकनेस सर्कल कैसे रहता है, ये एक के पीछे एक क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। और बुक्स में बहुत डेंजर तरीके से दिया हुआ है, वैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज समझ में आई है कि हाउस होल्ड बिजनेस को देता है, बिजनेस हाउस होल्ड को देगा, हाउस होल्ड फिर से क्या करेगा, बिजनेस को अपने फंड्स प्रोवाइड कराएगा, और बिजनेस क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी और नेशनल इनकम भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पास कंजम्पशन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और ज्यादा क्या लगेगा, एम्प्लॉयमेंट या लोग लगेंगे, और जैसे ही ज्यादा वो लगेंगे तो और ज्यादा क्या लगेगा, लैंड लेबर कैपिटल लगेगा। तो अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो जो आपका इनकम, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो एक दूसरे से क्या है, एकदम क्लोजली अटैच्ड है। समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ। ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हो, स्टिल हम ये सब चीजें देखेंगे। अगेन बहुत ध्यान से पढ़ो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनी यहां पास क्या रहेगा टॉपिक, ये मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन क्या है, विच एक्सप्लेन विच फैक्टर्स डिटरमाइन द, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से फैक्टर है, सबसे फर्स्ट फैक्टर थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उतना ज्यादा क्या होगा, बिजनेस सेक्टर को बिजनेस मिलेगा, और वो फंड्स अल्टीमेटली कहां है, घूम फिर के वहीं आएगा। ओके, और अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करके बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, आगे चल के लिखा हुआ है फिर से। इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम सेविंग, कहां से चालू होता है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं ऐसे कुछ जनरल ज्ञान नहीं दे रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल सेविंग्स, धीरे धीरे आप स्मॉल सेविंग जब करते हो तब जाके तो आप क्या कर पाते हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या खरीदोगे, एक शॉप लोगे, फिर उसके अंदर रिनोवेशन करवाओगे, जैसे आप ब्यूटी कोई शोरूम खोल रहे हो तो वो उसके अंदर आप शोरूम बनवाओगे, तो ये सब क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। या आप अपना ये फ्लैट खरीद रहे हो, वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट। कैसे खरीद पाए आप, सेविंग। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्मॉल सेविंग्स। ओके, ये डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली जब ये आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहां जाएगा ये पैसा, मार्केट में जाएगा। अल्टीमेटली आप कुछ शोरूम ओपन कर रहे हो तो उसमें लोग आएंगे, फिर से पैसों का क्या होगा, कंजम्पशन, गुड्स, सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। एंड थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, जो ये पूरी पूरी साइकिल है इसको कंप्लीट करता है, तो इससे क्या कंप्लीट होगा, आपका लास्ट वाला पॉइंट जो है एम्प्लॉयमेंट, वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। ये दोनों से क्या कंप्लीट होने वाला है, और उससे क्या इंपैक्ट होगा आपका, मेन एम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों करने से आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका नेशनल इनकम, और ये तीनों से ही नेशनल इनकम का इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये चीज वो बता रहा है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कारण ये सब चीजें क्या हो रही है, इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, सच अ वे हम इसको और डिटेल से बुक से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल स्टडीज कैसे बता रहा है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी आपके टॉपिक्स में अच्छे से डिटेल में कवर है, कब इन्फ्लेशन होता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा सेशन है मेरे, बहुत से, और यूट्यूब वगैरह में भी डले हुए हैं। तो इन्फ्लेशन कब होता है, डिफ्लेशन कब होता है, इन्फ्लेशन होता है कब, डिफ्लेशन होता है कब, ये तो ठीक है सर, इससे सॉल्यूशन क्या है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या होना चाहिए, यही है। ये चीजें डिसाइड कहां होती हैं, ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में आप पढ़ने वाले हो। इस सेशन को पूरा सस्पेंस नहीं निकालेंगे, अदरवाइज नहीं तो उसका कोई मजा नहीं रह जाएगा। तो यही चीजें हैं,
आप चिंता ये मत करिए कि जो आप ये पढ़ रहे हो ना, यही सब चीजें वहां पर डिटेल में यही चीजों को पढ़ के एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग कौन करता है? गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करते हैं, आरबीआई करती है, फाइनेंस मिनिस्टर्स करते हैं। उनको इसके ऊपर क्या है, ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस है, पास्ट रिकॉर्ड है, सजेशंस है। ओके, सो यही सब चीजें हैं। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करते हुए ये सब चीजों का डिसीजन लिया जाता है, मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज का नहीं, बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। वो सब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आर आर, एस एल आर, सी एस एल आर, CLR। ओके, ये सब चीजें जो हैं आपके चैप्टर में दी हुई हैं, वो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल आज के लिए यहीं पास रोकते हैं। अपन नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा क्या कंप्लीट करेंगे? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।